हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं नथिंग इम्पॉसिबल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जिस किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट प्रथम प्रश्न पत्र में या फर्स्ट पेपर में संप्रेषण वाले यूनिट से प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को देखने वाले हैं। इससे पहले मैंने आप सभी को एक प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कर रखा है जिसमें हमने 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो है कंप्लीट किया है। उसी सीरीज में ये हमारा सेकेंड पार्ट है या प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। संप्रेषण वाले यूनिट से मैं आप सभी को 100+ क्वेश्चन कराऊंगा और ये जो 5 प्रश्न आपको बनने हैं आपसे जो है संप्रेषण वाले यूनिट से एग्जाम में, ये बहुत ही आसानी के साथ कवर हो जाएंगे क्योंकि मैं इस यूनिट के प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कराने के साथ साथ प्रीवियस ईयर में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं संप्रेषण या संचार वाले यूनिट से, उन सभी को एक जगह संकलित करके उन प्रश्नों को मैं आपको आंसर के साथ प्रोवाइड कर दूंगा। तो बहुत ही ज़्यादा आप सभी की हेल्प हो जाएगी और संप्रेषण के जितने भी प्रश्न बनने हैं आपसे एग्जाम में वो अच्छे से कवर हो जाएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक हम्बली रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार इस चैनल पे आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन होता है इस प्रकार से आप उसको प्रेस कर सकते हैं न्यू वीडियो के अपडेट्स को पाने के लिए। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप सभी को जो है सभी क्वेश्चन को प्रैक्टिस सेट की तरह अटेम्प्ट करना है। मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगा, उसके साथ साथ मैं उसको एक्सप्लेन भी करूंगा जिससे कि आपको प्रश्न आसानी के साथ समझ में आ जाए, फिर आप उसका आंसर भी बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाओगे। और लास्ट में जो है कमेंट बॉक्स में आप अपने टोटल स्कोर को भी मेंशन करने का प्रयास करें कि इन 20 प्रश्नों में से जो है आपके कितने प्रश्न जो है सही हुए हैं। तो एक तरह से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और जो भी आंसर पता नहीं होगा उसका मैं आंसर आपको बताता भी चलूंगा। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित चरणों में से, तो यहाँ पे 4 जो विकल्प दिए गए हैं, यहाँ पे संप्रेषण के ये चरण दिए गए हैं। तो पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित चरणों में से प्रभावी संप्रेषण के लिए आप पहले किस पर विचार करते हैं। अगर आपको प्रभावी संप्रेषण करना है तो इन चारों विकल्पों में से पहले आप किस चरण पे जो है विचार करना चाहेंगे। तो पहला जो ऑप्शन इसमें दिया गया है कि संप्रेषण चैनल माध्यम का चयन करने पर, बी जो ऑप्शन दिया गया मूल्यांकन प्रक्रिया का नियोजन, सी ऑप्शन दिया गया है संप्रेषण के उद्देश्यों को निर्दिष्ट करना और डी ऑप्शन दिया गया है संप्रेषण के लिए मीडिया का चयन करना है। तो आपको इन चारों विकल्पों में से बताने का प्रयास करना है कि प्रभावी संप्रेषण के लिए आप पहले किस पर विचार करेंगे या किस चरण को आप प्रिफर करेंगे अपने प्रभावी संप्रेषण के लिए। तो इसमें जो सही आंसर आप सभी का हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, संप्रेषण के उद्देश्यों को निर्दिष्ट करना। यानी कि किस लिए आप संचार करना चाह रहे हैं, किस लिए बातचीत करना चाह रहे हैं, उसका उद्देश्य आपको पता रहना चाहिए। तो ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूं कि प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और इसका आंसर भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी भी प्रभावी संप्रेषण करने के लिए पहले संप्रेषण के उद्देश्यों का पता होना जरूरी है कि किस लिए आप बातचीत करना चाह रहे हैं। बिना उद्देश्य के हम सभी कोई भी काम नहीं करते हैं, तो उद्देश्य का होना बहुत जरूरी है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 2। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि व्यक्तियों द्वारा अन्य लोगों के साथ संवाद करने के लिए कौन से प्राथमिक चैनलों का प्रयोग किया जाता है। इन चारों विकल्पों में से आप सभी को बताने का प्रयास करना है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है रेडियो और टेलीविजन, बी ऑप्शन दिया गया है ईमेल और सी ऑप्शन दिया गया है स्वर का लहजा और डी ऑप्शन दिया गया है दृष्टि और ध्वनि। तो आपको इन सभी में से सही आंसर बताने का प्रयास करना है कि व्यक्तियों द्वारा, अगर कोई व्यक्ति है तो उनके द्वारा अन्य लोगों के साथ संवाद करने के लिए कौन से प्राथमिक चैनलों का प्रयोग किया जाता है इन चारों विकल्पों में से। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, दृष्टि और ध्वनि। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपने डी ऑप्शन सही लगाया तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 3। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से सांकेतिकरण किसके लिए महत्वपूर्ण होता है। इन चारों विकल्पों में से आपको उसका उत्तर बताना है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है प्रतिपुष्टि को प्रोत्साहित करने हेतु, बी ऑप्शन दिया गया है शोर समाप्त करने हेतु,
सी ऑप्शन दिया गया है संदेश उत्पत्ति करने हेतु, और डी ऑप्शन दिया गया है संदेश की व्याख्या सुनिश्चित करने हेतु। तो इसमें सही आंसर आप सभी को बताने का प्रयास करना है। इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, संदेश उत्पत्ति करने हेतु। प्रश्न में यही पूछा गया है कि निम्नलिखित में से या इन चारों विकल्पों में से सांकेतीकरण किसके लिए महत्वपूर्ण होता है? तो संदेश उत्पत्ति करने हेतु जो है सांकेतीकरण जो है महत्वपूर्ण होता है। तो अगर आपने ऑप्शन सी राइट आंसर लगाया तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 4। इस प्रश्न में दिया गया है कि किसी भी प्रकार के संप्रेषण को प्रभावी कब माना जाएगा? अगर आप संचार कर रहे हैं तो किस स्थिति में उसको प्रभावी माना जाएगा, उसके संदर्भ में यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं। आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है, यह धीरे धीरे और स्पष्ट रूप से वितरित हो। बी ऑप्शन दिया गया है, यह एक शांत स्थिति में हो। सी ऑप्शन दिया गया है, यह पूरी तरह से प्राप्तकर्ता तक पहुंचता है। और डी ऑप्शन दिया गया है, जिस अर्थ में प्रयोग द्वारा सोचा जाए वैसा ही प्राप्तकर्ता तक पहुंचता हो। तो आपको इन चारों विकल्पों में से सही आंसर बताने का प्रयास करना है। इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, जिस अर्थ में प्रयोग द्वारा सोचा जाए वैसा ही प्राप्तकर्ता तक पहुंचता हो। तो यहाँ पे प्रश्न में यही पूछा गया कि अगर आप किसी से संचार कर रहे हैं या बातचीत कर रहे हैं तो उस बातचीत को कब प्रभावी माना जाएगा, उसके संदर्भ में यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए थे और आपको सही आंसर का चुनाव करना था। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि जिस अर्थ में प्रयोग द्वारा सोचा जाए, अगर हम प्रयोग के द्वारा कुछ भी अर्थ ऐसा सोच रहे हैं तो वो प्राप्तकर्ता तक उसी तरह पहुंचना चाहिए जैसा कि हम सोच रहे हैं। तो इस स्थिति में जो है आपका संप्रेषण जो है प्रभावी माना जाएगा। अगर आपको कहीं भी कुछ समझ में नहीं आए, किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका जो है आंसर देने का 100% प्रयास करूंगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 5। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से या इन चारों विकल्पों में से कौन से 3 घटक मानव संप्रेषण प्रक्रिया का भाग है? तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं और पूछे जा रहे हैं कि इन चारों विकल्पों में से कौन से 3 घटक जो हैं मानव संप्रेषण प्रक्रिया के भाग हैं और उनको हमें बताना है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है संदेश, रिकॉर्डिंग और प्रतिक्रिया। बी ऑप्शन दिया गया है शोर, प्रतिक्रिया और शब्द जाल। सी ऑप्शन दिया गया है संदेश, शोर और प्रतिक्रिया। डी ऑप्शन दिया गया प्रतिक्रिया, संदेश और आलोचना। तो इसमें से आपको सही आंसर बताने का प्रयास करना है। तो इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, संदेश, शोर और प्रतिक्रिया। प्रश्न में यही पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से या इन चारों विकल्पों में से कौन से 3 घटक जो हैं वो मानव संप्रेषण प्रक्रिया के भाग हैं। तो संदेश, शोर और प्रतिक्रिया जो है मानव संप्रेषण प्रक्रिया के भाग हैं। ये 3 घटक जो हैं मानव संप्रेषण प्रक्रिया के भाग हैं। तो सी ऑप्शन हमारा सही है। अगर आपने सी ऑप्शन राइट आंसर लगाया तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 6। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से शब्द क्या होते हैं। तो शब्द के बारे में पूछा जा रहा है। यहाँ पर पहला जो ऑप्शन दिया गया है गुणबोध, बी ऑप्शन दिया गया वादक और सी ऑप्शन दिया गया चिन्ह और डी ऑप्शन दिया गया अनावश्यक। तो शब्द के संदर्भ में कुछ विकल्प दिए गए हैं और हमें बताना है कि शब्द आखिर है क्या। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा इस प्रश्न का वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। शब्द जो है एक प्रकार का चिन्ह है, ठीक है यहाँ पर। तो अगर आपने जो है सी ऑप्शन राइट आंसर लगाया तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 7। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन इमोटिकॉन्स के बारे में सही है। तो यहाँ पर हमें इन चारों विकल्पों में से इस प्रश्न का सही आंसर बताने का प्रयास करना है। पहला जो ऑप्शन है ये भावनात्मक सम्मेलन होते हैं। बी ऑप्शन दिया गया है विशेष रूप से अर्थपूर्ण शारीरिक हाव भाव। सी ऑप्शन दिया गया है ये भावनात्मक प्रश्न होते हैं और डी ऑप्शन दिया गया है चेहरे के भाव को अभिव्यक्त करते हुए टंकित प्रतीक होते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली जो है इमोटिकॉन्स के बारे में 4 विकल्प दिए गए हैं और आपको सही विकल्प का जो है चुनाव करना है। तो पूछा जा रहा है कि इमोटिकॉन्स क्या होते हैं। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी,
चेहरे के भाव को अभिव्यक्त करते हुए टंकित प्रतीक जो है होते हैं इमोटिकॉन्स। तो इसको आप याद रखिएगा, इमोटिकॉन्स क्या होते हैं? चेहरे के भाव को अभिव्यक्त करते हुए टंकित प्रतीक होते हैं। तो ऐसे कुछ वर्ड्स आपको मिलते रहेंगे और इसके बारे में आपको जरूर पता रहना चाहिए, और ऐसे प्रश्न अक्सर एग्जाम में आपसे पूछ लिए जाते हैं। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा, वीडियो लगे आप सभी को कि फास्ट चल रहा है तो वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, फिर उसका आंसर देने का आप सभी प्रयास करिए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 8। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि संप्रेषण प्रक्रिया में सांकेतिक शब्दों में परिवर्तित करने का अर्थ क्या होता है? इन चारों विकल्पों में से हमें उसको बताना है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है, विचारों को कूटों में अनुवादित करना। बी ऑप्शन दिया गया है कूट की व्याख्या करना। और सी ऑप्शन दिया गया है संदेश के प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच के मार्ग को अवरोधित करना। और डी ऑप्शन दिया गया है लोगों के बड़े समूह को संबोधित करना। तो हमें जो है सही आंसर बताना है इन चारों विकल्पों में से। प्रश्न में ये पूछा गया है कि संप्रेषण प्रक्रिया में सांकेतिक शब्दों में परिवर्तित करने का क्या अर्थ होता है? इन चारों विकल्पों में से सही आंसर देना था। इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। विचारों को कूटों में अनुवादित करना जो है संप्रेषण प्रक्रिया में सांकेतिक शब्दों में परिवर्तित करने का जो है अर्थ होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। अगर आपने ऑप्शन ए सही आंसर लगाया तो ये भी आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 9। इसमें दिया गया है कि व्यक्ति अधिकतर चक्षु संपर्क कब करते हैं? तो इन चारों विकल्पों में से हमें बताना है कि अगर कोई व्यक्ति है तो वो अधिकतर चक्षु संपर्क कब करते हैं। तो पहला जो ऑप्शन दिया गया है ध्यानपूर्वक सुन रहे होते हैं उस समय जो है चक्षु संपर्क करते हैं। बी ऑप्शन दिया गया है संप्रेषण में रुचि नहीं रखते हैं। सी ऑप्शन दिया गया है बोल रहे होते हैं। डी ऑप्शन दिया गया है व्याख्या कर रहे होते हैं। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, ध्यानपूर्वक सुन रहे होते हैं। तो उस स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो है अधिकतर चक्षु संपर्क जो है करते हैं। एक सवाल आप सभी से रहेगा, उसका जवाब जो है आप सभी कमेंट बॉक्स में देंगे। चक्षु आखिर होता क्या है, ये प्रश्न आप सभी के लिए है। इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में देने का जरूर प्रयास करेंगे। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 10। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रतिपुष्टि के संदर्भ में सत्य है? इन चारों विकल्पों में से हमें बताना है। पहला जो ऑप्शन है ऐसी स्थिति है जब प्रेषक और प्राप्तकर्ता जानकारी का विनिमय करते हैं। बी ऑप्शन दिया गया है संप्रेषण के मौखिक रूप तक ही सीमित होती है। सी ऑप्शन दिया गया है संप्रेषण के लिखित रूप तक ही सीमित होती है। और डी ऑप्शन दिया गया उपरोक्त में से कोई सही नहीं है। प्रश्न में ये पूछा गया कि इन चारों विकल्पों में से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट या कौन सा ऐसा कथन है जो प्रतिपुष्टि के संदर्भ में सही है। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। ऐसी स्थिति है जब प्रेषक और प्राप्तकर्ता जानकारी का विनिमय करते हैं। तो यह जो है आपका प्रतिपुष्टि के संदर्भ में एक सही स्टेटमेंट है। अगर आपने ऑप्शन ए राइट आंसर लगाया है तो यह आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 11। इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर विकल्प श्रवण क्रिया को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है? इन चारों विकल्पों में से बताना है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है वक्ता के शब्दों के वितरण की तीव्र गति। बी ऑप्शन दिया गया है संदेश में अत्यधिक जानकारी होना। सी ऑप्शन दिया गया मीडिया का अनुपात चयन और उपयोग। और डी ऑप्शन दिया गया उपरोक्त में से सभी आपका सही है। प्रश्न को एक बार और गौर से आप समझ लीजिए और सुन लीजिए। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इन चारों विकल्पों में से कौन सा उत्तर विकल्प, यानी इन चारों विकल्पों में से कौन सा उत्तर विकल्प श्रवण क्रिया को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। यानी अगर श्रवण क्रिया हो रही है, सुनने की क्रिया हो रही है, तो उसको प्रतिकूल रूप से प्रभावित इसमें से कौन सा ऑप्शन करता है, ये आप सभी को बताना है। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। ये तीनों जो ऑप्शन दिए गए हैं ये तीनों जो है श्रवण क्रिया को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हैं। पहला जो दिया गया है वक्ता के शब्दों के वितरण की तीव्र गति। अगर कोई भी तेजी के साथ बोल रहा है और बहुत ही अर्थपूर्ण बोल रहा है तो भी उस स्थिति में जो है श्रवण क्रिया को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है। बी ऑप्शन दिया गया है संदेश में अत्यधिक जानकारी। अगर कोई भी हम संदेश दे रहे हैं उसमें अत्यधिक जानकारी है
तो भी हम जो है उससे प्रभावित कर सकते हैं। सी ऑप्शन दिया गया मीडिया का अनुपात, चयन और उपयोग। तो ये तीनों विकल्प हमारे सही हो जाएंगे इस प्रश्न के अकॉर्डिंग। अगर आपने ऑप्शन डी राइट आंसर लगाया तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 12। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द प्रतिपुष्टि से निकटतम संबंध है या निकटतम संबंध रखते हैं, इन चारों विकल्पों में से हमें बताना है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है बुद्धिशीलता, बी ऑप्शन दिया गया है खोज संबंधी सहायक या ह्यूरिस्टिक, सी ऑप्शन दिया गया है साइबरनेटिक्स और डी ऑप्शन दिया गया उपरोक्त में से आपका कोई सही नहीं है। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, साइबरनेटिक्स। प्रश्न में यही पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द प्रतिपुष्टि से निकटतम संबंध रखते हैं। तो साइबरनेटिक्स जो है प्रतिपुष्टि से निकटतम संबंध रखता है। यहाँ पर ऑप्शन सी का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 13। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस को श्रोता की प्रतिपुष्टि कहा जा सकता है, इन चारों विकल्पों में से बताना है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है संदेश की मौखिक आलोचना, बी ऑप्शन दिया गया है संदेश की स्वीकृति और सी ऑप्शन दिया गया है संदेश का मौखिक या गैर मौखिक अनुक्रिया और डी ऑप्शन दिया गया है संदेश में विरुचि। तो यहाँ पर आपको सही जवाब बताना है। प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से या इन चारों विकल्पों में से श्रोता की प्रतिपुष्टि कहा जा सकता है। तो श्रोता के प्रतिपुष्टि के संदर्भ में कुछ ऑप्शन दिए गए हैं और हमें उसमें जो है सही विकल्प का चुनाव करना है। तो इसमें जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा इस प्रश्न का वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, संदेश का मौखिक या गैर मौखिक अनुक्रिया जो है श्रोता की प्रतिपुष्टि जो है कहा जा सकता है इन चारों विकल्पों में से। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है। अगर आपने सी ऑप्शन को सही आंसर किया है तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 में दिया गया है कि जब हम अपने मन में विवरण को व्यवस्थित करने का प्रयास करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन हमारे उद्देश्यों को अभिव्यक्त करता है, इन चारों विकल्पों में से हमें बताना है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है अपने मन में नए विचारों को उत्पन्न करना, बी ऑप्शन दिया गया है जटिल सूचना को संसाधित और उसको वर्गीकृत करना, सी ऑप्शन दिया गया है सूचना को कठिन और सरल अवयवों में विभाजित करना और डी ऑप्शन दिया गया है सरल सूचना को संसाधित और वर्गीकृत करना। तो इन चारों विकल्पों में इस प्रश्न में जो है पूछा गया था कि जब हम अपने मन में विवरण को व्यवस्थित करने का प्रयास करते हैं तो निम्नलिखित में से या इन चारों विकल्पों में से कौन सा कथन जो है हमारे उद्देश्यों को अभिव्यक्त करता है। तो आपको सही आंसर बताना है इन चारों विकल्पों में से। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, सूचना को कठिन और सरल अवयवों में विभाजित करना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 15। इसमें पूछा जा रहा है कि समाचार पत्र के संदर्भ में संप्रेषण में प्रतिपुष्टि का अर्थ कहा जा सकता है, इन चारों विकल्पों में से बताना है। पहला जो ऑप्शन दिया गया लेख, बी ऑप्शन दिया गया संपादकीय, सी ऑप्शन दिया गया संपादक को पत्र और डी ऑप्शन दिया गया समाचार। तो इस प्रश्न में जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, संपादकीय। प्रश्न में यही पूछा जा रहा है कि समाचार पत्र के संदर्भ में संप्रेषण में प्रतिपुष्टि का अर्थ कहा जा सकता है। तो संपादकीय जो है आपका संप्रेषण में प्रतिपुष्टि का अर्थ जो है कहा जा सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका राइट आंसर, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अगर आपने ऑप्शन बी राइट आंसर लगाया तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 16। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि संप्रेषण के संकेत वाचन का अर्थ क्या होता है, इन चारों विकल्पों में से। पहला जो ऑप्शन दिया गया है संदेश का मूल्यांकन, बी ऑप्शन दिया गया है विचारों का कूटों में अनुवाद, सी ऑप्शन दिया गया है संदेश की अस्वीकृति और डी ऑप्शन दिया गया है संदेश की व्याख्या। तो इन चारों विकल्पों में से आपको सही आंसर बताना है प्रश्न नंबर 16 का। इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, संदेश की व्याख्या। प्रश्न में यही पूछा गया कि संप्रेषण के संकेत वाचन का अर्थ क्या होता है। तो संदेश की जो व्याख्या होती है ये, ठीक है। अगर आपने जो है ऑप्शन डी राइट आंसर लगाया है तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा।
प्रश्न में यही पूछा गया कि संप्रेषण के संकेत वाचन का अर्थ क्या होता है। तो संदेश की व्याख्या जो है संप्रेषण के संकेत वाचन का अर्थ होता है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 17। इसमें पूछा जा रहा है कि संदेश जो कि एक संकेत है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करता है, इन चारों विकल्पों में से बताना है। पहला जो ऑप्शन दिया गया एक प्रेषक के लिए उद्दीपन के रूप में, बी ऑप्शन दिया गया एक प्राप्तकर्ता के लिए उद्दीपन के रूप में, सी ऑप्शन दिया गया सामूहिक दर्शकों के लिए उद्दीपन के रूप में, डी ऑप्शन दिया गया है शोर को कम करने का कार्य। तो इन सभी विकल्पों में से आपको सही आंसर बताना है इस प्रश्न का। इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, एक प्राप्तकर्ता के लिए उद्दीपन के रूप में। प्रश्न में यही पूछा जा रहा है कि संदेश जो कि एक संकेत होता है, तो निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा कार्य करता है। संदेश जो होता है वो कार्य जो करता है एक प्राप्तकर्ता के लिए उद्दीपन के रूप में जो है संदेश जो है एक संकेत के रूप में जो है कार्य करता है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपने भी बी ऑप्शन राइट लगाया तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 18। इसमें पूछा जा रहा है कि एक शब्द की वस्तुनिष्ठ परिभाषा क्या होती है। चारों विकल्पों में से आपको बताना है। पहला जो ऑप्शन दिया गया प्रत्यक्ष अर्थ, बी ऑप्शन दिया गया गुणबोध अर्थ, सी ऑप्शन दिया गया सूचक अर्थ और डी ऑप्शन दिया गया है प्रत्यक्ष अर्थ। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी सूचक अर्थ। प्रश्न में पूछा गया कि एक शब्द की वस्तुनिष्ठ परिभाषा क्या होती है, तो सूचक अर्थ के रूप में जो है एक शब्द की वस्तुनिष्ठ परिभाषा हो सकती है। तो यहाँ पे सी आंसर आपका सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 19। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि एक शब्द का व्यक्तिपरक अर्थ हो सकता है। इन चारों विकल्पों में से हमें बताना है कि एक शब्द का व्यक्तिपरक अर्थ क्या है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है सूचक अर्थ, सी ऑप्शन दिया गया है विलोम, बी ऑप्शन है यहाँ पे अप्रत्यक्ष अर्थ और डी ऑप्शन है गुणबोध अर्थ। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन ऊपर नीचे दिया गया है, सी वाला ऑप्शन नीचे होना चाहिए और बी वाला ऑप्शन, तो यहाँ पे टाइप में थोड़ा सा मिस्टेक है। बाकी चारों ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो इन चारों विकल्पों में से आपको सही आंसर बताना है। इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा दूसरे नंबर पे है। तो प्रश्न में क्या पूछा गया था, एक शब्द का व्यक्तिपरक अर्थ जो है क्या होता है, तो इसका विलोम होता है। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो या समझ में नहीं आता है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 20। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रतिपुष्टि को स्पष्ट करता है। इन चारों विकल्पों में से बताना है। पहला जो ऑप्शन दिया गया केवल गैर मौखिक संप्रेषण, बी ऑप्शन दिया गया पर्यावरण शोर और सी ऑप्शन दिया गया प्राप्तकर्ता की मौखिक और गैर मौखिक अनुक्रिया और डी ऑप्शन दिया गया केवल मौखिक संप्रेषण। तो इसमें से आपको राइट आंसर बताना है इन चारों विकल्पों में से। इसका जो सही आंसर हमारा है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी प्राप्तकर्ता की मौखिक और गैर मौखिक अनुक्रिया। प्रश्न में ये पूछा गया कि इन चारों विकल्पों में से कौन प्रतिपुष्टि को स्पष्ट करता है, तो ऑप्शन सी जो हमारा है ऑप्शन वो प्रतिपुष्टि को पूरी तरह से स्पष्ट करता है। तो ये हमारा लास्ट प्रश्न था वीडियो का। उम्मीद करता हूँ जितने भी मैंने प्रश्न आपको संप्रेषण वाले यूनिट से कराया वो आपको अच्छे तरीके से समझ में भी आया होगा और ये प्रश्न जो है आपके लिए रेलिवेंट भी होंगे, क्योंकि जितने भी मैं ये प्रश्न आप सभी को करा रहा हूँ ये सभी नए सिलेबस के ऊपर आधारित प्रश्न हैं। अगर नए सिलेबस से भी प्रश्न आपको बनते हैं तो आप इजीली यहाँ से कवर कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं जब इन प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट करा लूँगा संप्रेषण वाले यूनिट से, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 100+ मैं क्वेश्चन आप सभी को कराऊंगा, तो लगभग लग रहा है 6 से 7 वीडियो में मैं इसको कवर कर दूंगा। और इसके बाद जब ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो जाते हैं तो मैं आपको प्रीवियस ईयर के जितने भी संप्रेषण के या संचार के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको एक जगह संकलित करके प्रोवाइड कर दूंगा। तो बहुत ही आसानी के साथ जो है आपको ये 5 प्रश्न जो है कवर हो जाएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं प्रीवियस ईयर से भी क्वेश्चन उठाए जाते हैं आपके एग्जाम में, तो 2 प्रश्न जो है आपको प्रीवियस ईयर से थोड़ा सा शब्दों में हेरफेर करके दिया जाएगा। उसके साथ साथ 3 प्रश्न जो है नए दिए जाएंगे, जो कि मैं इन 100 प्रश्नों में आपको कवर करा दूंगा। तो आप इस सीरीज को जरूर कंप्लीटली फॉलो करिएगा और आपके जो है संप्रेषण के जो प्रश्न 5 हैं वो अच्छे से कवर हो जाएंगे।
कमेंट करके जो है आप सभी बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। किसी प्रश्नों में अगर डाउट हो या कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करिए, मैं उसका जो है रिप्लाई 100% दूंगा और कोशिश करूंगा कि अच्छे तरीके से समझाऊं। अगर मुझे भी नहीं आता होगा तो मैं कहीं से भी उसको रिसर्च करके आप सभी को बताने का प्रयास करूंगा, क्योंकि एक टीचर भी जो होता है वो हमेशा सीखता रहता है। आप अपना जैसा भी फीडबैक देंगे उसके अनुसार जो है हम प्रतिक्रिया देने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही साथ आप सभी से हम्बली रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो कहीं से भी थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, यानी कि हम मोटिवेट होते हैं आप सभी के लिए काम करने के लिए, आप सभी को इसी प्रकार के वीडियो प्रोवाइड करने के लिए। तो आप लाइक कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं मैक्सिमम दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी जो है इस वीडियो के थ्रू हेल्प मिल सके। क्योंकि जो कुछ भी हम आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करते हैं वो सभी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कोई भी चार्जेस इसके नहीं होते हैं। तो अगर आपका भी इससे फायदा हो रहा है तो आप दूसरों को भी शेयर कर सकते हैं, ताकि उनको भी इस वीडियो से फायदा मिल सके। अगर आप पहली बार इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं या पहली बार आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन होता है इस प्रकार से आप उसको प्रेस कर सकते हैं न्यू वीडियो के अपडेट्स को पाने के लिए। क्योंकि इस चैनल पे लगभग सभी एग्जामों से जुड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज जो है प्रोवाइड की जाती है। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा इस चैनल से। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ करंट अफेयर के ऊपर भी वीडियो यहाँ पर अपलोड किए जाते हैं। तो आप जो है चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको ये सारे फायदे मिल सके। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।